आई नो बहुत से लोग इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वीडियो लंबी है। और आपको देखिए एग्ज़ाम में कम से कम 1 घंटा तो बैठना ही होगा। आप इस वीडियो को अराउंड 40 मिनट्स तक इजीली देख सकते हैं बिकॉज वहाँ तक आपके थेरेटिकल क्वेश्चंस ही चलेंगे। टोटल जो आपके 55 क्वेश्चंस हैं उनमें आपके सारे थेरेटिकल है, उसके बाद आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6 होगा, तो आप इसे ध्यान से दें, अच्छे से दें और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर शेयर करें। आपकी कोई फीडबैक है वो भी शेयर करें। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप उनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में विद क्वेश्चंस दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन है पनेशिया। पनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। आपने कंपनी का नाम भी सुना होगा, बायोटेक पनेशिया। वो आपकी फार्मा कंपनी है। तो देखिए कुछ ना कुछ सोच कर ही नाम रखते हैं। हमारा नाम या आपका नाम भी कुछ सोच कर ही रखा होता है, तो उनके मीनिंग कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। बात करते हैं एपिटाह। एपिटाह का मतलब होता है आपका समाधि लेख। जो आप किसी की जो समाधि होती है वहाँ पर उसकी मेमोरी में जो आप शब्द लिखते हैं उसे कहते हैं एपिटाह, या आपकी ये पोएम भी हो सकती है। अब समाधि को हम कहते हैं टॉम्बस्टोन। बात करते हैं चैफर। ये होता है जनरली कि अगर आप किसी पर्सन को हायर करते हैं किसी प्राइवेट कार को चलाने के लिए, या इसे हम हिंदी में मोटर चालक भी कहते हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखें। गलीबल का मतलब होता है इजीली डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि गलीबल कौन होता है? जो आसानी से धोखा खा ले। तो देखिए आपके सिनोनिम्स भी साथ साथ चल रहे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये आपका ईडियम है। तो देखते हैं, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, अ सिचुएशन इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। या तो आप किसी को रिवॉर्ड दें, मतलब या पनिश करें जिससे उसका बिहेवियर बदल जाए। देखिए आपके लिए स्पेशली मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स खुद फ्रेम की हैं कि जिससे आपके बाकी क्वेश्चंस भी बने। तो देखिए, अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव। तो ये किस में आपसे पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है आपसे इसका क्या बन सकती है ईडियम? अ डैम्प, DAMP स्क्विब। इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। अ डैम्प स्क्विब, अ सिचुएशन इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव। तो आप ये ज़रूर याद रखिए, कभी आपसे स्टेटमेंट आ जाए तो इसका जो ईडियम होगी अ डैम्प स्क्विब, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। और अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है? साम दाम दंड भेद। आपको पता है साम दाम दंड भेद क्या होता है, तो आप अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपना सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट है आपका, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमजी पर्सन। तो इसका क्या बन सकता है? इसका बन सकता है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब होता है शीश महल में बंदर, या अनाड़ी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अ बुल इन अ चाइना शॉप। एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमजी पर्सन। क्लमजी का मतलब होता है आपका भद्दा भी कह सकते हैं आप, या फिर जो बहुत ही लापरवाह होता है, जिसे हम जनरली हम लापरवाह व्यक्तियों को ही कहते हैं अनाड़ी। तो अ बुल इन अ चाइना शॉप आप ज़रूर याद रखें। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं फिर जो हमारा लास्ट बचता है, एन अननोन एंट्री, समवन वो एक्सपेक्टेडली सक्सीड। जैसे सडन आपकी जो एंट्री है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं हम अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स। तो आप ये ज़रूर याद रखें। अ डार्क हॉर्स आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि जो आपने जिसकी आशा नहीं की हो वो व्यक्ति सक्सीड कर जाए, या फिर जैसे आपकी अननोन एंट्री होती है
तो आप ये ज़रूर याद रखें। तो देखिए आपके कितने क्वेश्चंस बनने साथ ही साथ, तो क्योंकि देखिए आपको 16 क्वेश्चन डालने होते हैं मुझे हर सेक्शन से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 16 क्वेश्चन ना डालकर जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सकूँ मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। वीडियोस देखिए लंबी होती हैं बट आपके लिए फ्रूटफुल होती है। मेरे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको सब कुछ 20 या 25 मिनट में करवा दूं। मैंने कोशिश की थी बट उससे कुछ भी हेल्प नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज करेक्ट सिनोनियम। आपके पास वर्ड है डेबनियर, तो आप इसका अभी तक चूज कर चुके होंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलिगेंट। देखिए डेबनियर का मतलब होता है आपका जो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है जो, उसे आप डेबनर भी कह सकते हैं। आपका जो सोफिस्टिकेटेड यानी कि जो सभ्यशालीन व्यक्ति होता है या कुछ भी सोफिस्टिकेटेड, उसे हम कहते हैं डेबनियर। डेबनियर का मतलब होता है एलिगेंट। मैंने आपके क्लमजी तो हम कर चुके हैं, लापरवाह या भद्दा। ऑकवर्ड आपको पता ही है, जो हिंदी में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बट आप सभी समझते हैं कि ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। डिफिकल्ट तो आपको पता ही है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, ओमनिसिएंट। तो ओमनिसिएंट, आपने गाड़ी तो देखी होगी मारुति की, जो अपनी वैन आती है, आती थी ओमनी। तो इसका जो हमारा मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता हो, नो एवरीथिंग। तो नो एवरीथिंग का जो हमारा सब कुछ होगा आपका, जो सॉरी सिनोनियम होगा, वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑल नोइंग। ऑल नोइंग। ओमनीसेंट का देखिए जो एंटोनियम हो सकता है, जो विपरीत शब्द होगा, वो होगा आपका इलिटरेट। तो ये हो गया आपका एंटोनियम इसका। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको एंटोनिम्स बताने, विपरीत शब्द बताने। बेनिफिल। बेनिफिल का मतलब होता है, आप जो इसका हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है लकी। बेनिफिल का मतलब होता है जो अभिशापित या अभिशप्त जो होता है, उसे कहते हैं बेनिफिल। तो उसका जो होता है राइट इंटोनियम, वो होगा आपका लकी। बात करते हैं ट्रम्प या ट्रैम्प। तो इसका जो हमारा एंटोनियम होगा, वो होगा आपका सॉरो यानी कि दुख। इसका जो हमारा मतलब होता है, वो होता है आपका विक्ट्री या सक्सेस या जॉय यानी कि आनंद। तो आप ये ज़रूर याद रखें। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें से एक सही शब्द बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन डी, एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए बाकी स्पेलिंग्स भी आपको, अपीयरेंस को तो आपको पता ही है कि अपीयरेंस नहीं होने वाला था। बाकी आपकी एरोगेंस हो गया, अटेंडेंस में DANCE आएगा। आपको मुझे बताना एरोगेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। देखिए आपका पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट को बताने के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने खुद कम से कम पेपर पर पहले 24-25 A4 शीट्स पर लिखा है, फिर उसे टाइप किया है, फिर जाकर मैं अभी 2-3 घंटे मुझे रिकॉर्ड करने में लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, और प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उन्हें सर्च करें। देखिए आपका ही बेनिफिट होगा, बिकॉज़ कब आपसे क्या पूछ ले जाए। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको कहता हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उनमें से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ करेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए आपको हर स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी है। मैंने कहा कि रॉन्गली, तो जनरली अगर हम देखें तो हम समटाइम मेन स्टेटमेंट ही स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपसे जनरली सही शब्द को चुनने के लिए कहता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए, रेनेसेंस। बाकी आपकी जो ये जितने भी हैं वो आपके सारे ही गलत शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज करेक्ट सेंटेंस। तो आपको एक सही सेंटेंस यहाँ पर चूज करना है। आपसे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में शायद, एचपी पुलिस का, तो वहाँ पर देखिए आपसे कंफ्यूजिंग वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यू कांट प्रोस्क्राइब एनी एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो यहाँ पर जो कैची वर्ड है प्रोस्क्राइब, इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। तो यहाँ पर क्या दे सकता था वो, प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब तो आपको पता है, सलाह देना, जैसे आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो ये इसीलिए मैंने करवाया है कि प्रोस्क्राइब की जगह अगर वो प्रिस्क्राइब देता तो यहाँ पर कैसे हो सकता। शी स्नैच द एनवेलप फ्रॉम हिज हैंड, मतलब सेंस क्या कह रहा है क्वेश्चन का कि उसने आ, उसके हाथ से आपका एनवेलप छीन लिया। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका आवरण या ढकना। कि राइटिंग गंदी है मेरी तो आप समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। बट यहाँ पर होना क्या चाहिए था, आवरण नहीं, यहाँ पर आपका होना चाहिए था एनवेलप, यानी कि ENVELOPE। इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है लिफाफा। उसने उसके हाथ से लिफाफा छीन लिया। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ई का फर्क है, और देखिए क्या यहाँ पर सेंस जो है वो चेंज हो जाती है आपकी। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपकी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट रिटन में सिर्फ एक स्पेलिंग की मिस्टेक है। मिस्टेक तो नहीं कह सकते बट डिफरेंस है। वाई कुडंट शी हील हर ब्रदर, क्यों वो अपने भाई को ठीक नहीं कर सकती। तो देखिए अगर यहाँ पर देखें, हील, ये कौन सी हील है, ये आपकी हील है एडी, ठीक है। तो यहाँ पे हील आना चाहिए था दूसरे वाला, HEAL, यानी कि ठीक करना या ठीक होना। तो आप समझ रहे होंगे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिए मैंने ये आपके लिए स्पेशली ये क्वेश्चन बनाया है। पॉवर्टी कैन अफेक्ट एनी वन रिगार्डलेस ऑफ लव, रिगार्डलेस ऑफ एज, रेस, जेंडर और सोशल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो वर्ड है आपका अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। और एक होता है आपका, जो अफेक्ट की जगह यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम या बदलाव लाना। गरीबी के जो आपके परिणाम हो सकते हैं या जो बदलाव हो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ लव, रिगार्डलेस एज, ठीक है, वो किसी को भी यू नो बदलाव ला सकते हैं, उसमें वो चेंजेस ला सकते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स याद रखने की, अफेक्ट कहाँ लग सकता है, इफेक्ट कहाँ लग सकता है। तो ये आप कंफ्यूजिंग वर्ड ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट है आपका, आपको इसमें भी करेक्ट सेंटेंस ही चूज करना है। तो देखते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है, स्ट्रेंजली इनफ द गवर्नमेंट डिडंट रिफ्यूज इट्स कंसेंट। तो ये आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर क्या हो सकता है। एवरी अटेम्प्ट टू अमेंड और रिवाइज द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउएवर बीन अनसक्सेसफुल। कहने की बात है कि जो आपकी जितनी अटेम्प्ट या आपकी कोशिशें थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज या अमेंड करने की, संशोधन करने की, वो सफल नहीं रही। तो देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है आपकी यहाँ पर। इसका मतलब है ये आपका अमेंड तो है, बट इसका मतलब होता है अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ तो जनरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आपका अमेंड, अमेंडमेंट, AMEND। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो AMEND आएगा, यहाँ पर EMEND नहीं आएगा। बात करते हैं फ्लोट बेयर आर्म्स एंड लेग्स एंड एक्सेसराइज आउटरेजियसली विद वेरियस शू स्टाइल, मतलब आप दिखावा कर रहे हैं कि आपके पास इतने शू के इतने टाइप के शूज़ हैं, एसेसरीज हैं, ये वो। सो तो यहाँ पर फ्लाउट है,
तो इसका जो सॉरी, फ्लाउट का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड आना था वो था आपका फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट तो आपको पता ही है, दिखावा करना, कि आप दिखावा कर रहे हैं कि आपके पास कितने शू स्टाइल्स हैं, ये वो सो। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। A carnivore's bird that hunts for its food, especially on that prey on vertebrates। कार्निवोर्स आपको पता है कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो आपके मांसाहारी, और जो हर्बीवोर्स होते हैं जो आपके प्लांट्स पर जिंदा रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। तो जो आपके हंट करते हैं फूड के लिए, स्पेशली दैट प्रे, प्रे होता है आपका शिकार ऑन वर्टिब्रेट्स। तो देखिए शिकार के लिए मैंने बात कही, ये तो आपका कौन से वाला प्रे है? ये प्रे है आपका प्रार्थना। अब यहाँ पर प्रार्थना तो नहीं आएगी, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो जो शिकार वाला प्रे होता है वो होता है आपका PREY, प्रे, शिकार। तो यहाँ पर प्रे की जगह क्या आना था? PREY। तो देखिए आपके कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने कुछ हद तक करवा दिए हैं, बहुत हो सकते हैं, तो आप खुद से थोड़ी कोशिश करें। ये सिर्फ देखिए पैटर्न, सिर्फ आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, नॉट श्योर कि उस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हर टाइप से तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका फाइंड पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। आपको बताना है यहाँ पर हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। देखिए कन्फ्यूजन सिर्फ हमें किस में हो सकता है? एडवर्ब में और एडजेक्टिव में। बाकी तो आपको पता ही है नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, एडवर्ब। शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट है आपका गांधी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। जो गांधी जी थे वो आपके सबसे अच्छे और सबसे चतुर थे सभी लीडर्स में। तो आपको बताना है यहाँ पे नॉबलेस्ट और वाइजेस्ट क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडजेक्टिव है दोनों। तो आप इसे ध्यान रखें। चेंज द वॉइस आपको बताना है। कविता सेड आई सॉ द फोटोग्राफ। तो इसका क्या हमारा हो सकता है? इसका हमारा जो करेक्ट है, कविता सेड दैट शी हैज सीन द फोटोग्राफ। तो आप ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्प्रेड। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्प्रेड क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, स्प्रेड का स्प्रेड ही होता है। नेक्स्ट है आपका सीमा इज टेकिंग बॉल डैश द बॉक्स। तो सीमा इज टेकिंग बॉल आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। तो आप, ये तो इजी था। देखिए क्वेश्चन अननेसेसरीली आपको हार्ड नहीं डाले गए हैं, बिकॉज आपको बेसिक्स भी पता होने चाहिए। आपको प्रिपेयर ऐसा भी करना होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ हो, बहुत इजी हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। राहुल वॉज सिटिंग डैश अ ह्यूज ट्री, बिलो, बीनीथ या अंडर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडर। बिलो और बीनीथ आपकी कहाँ यूज होगे? जब आप सरफेस के नीचे की, यानी कि सतह के नीचे की बात कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बिलो द अर्थ क्रस्ट, की जो आपकी अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके नीचे, ठीक है, बीनीथ द सरफेस। तो आप ये ज़रूर याद रखें। तो ये आपके 16 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश सेक्शन के। तो आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें और फीडबैक दे सकते हैं तो ज़रूर दें। तो अब स्टार्ट करेंगे हम आपका हिंदी सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हाथी निकल गया, दुम रह गई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारा काम हो गया बस थोड़ा सा शेष रह गया। देखिए ये स्टेटमेंट ऐसी, काम का कठिन हिस्सा पूरा हो गया, आसान भाग रह गया। सिर्फ यही दो कंडीशन इसे थोड़ा टिपिकल बना सकती है अगर आपने ना पढ़ा हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
किस रस को रसराज कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए श्रृंगार रस। अतिशय के डैश के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्ष के क्षणों में आंसू अनायास ही टपक पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा डैश क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्मेष। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। शुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना है। प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक देश से राजकुमार आए थे। ये तो देखिए हिंदी की तो आप इजीली कर लेते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको यहाँ पर एरर ही डिटेक्ट करना है। किस पार्ट में एरर होगा आपको उसे करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। विकास दर एक ऐसा आर्थिक पैमाना है जिससे पता चलता है कि देश में तरक्की किस गति से जा रही है त्रुटि रहित। जो त्रुटि है आपकी किस गति से जा रही है, तो मेरे हिसाब से होना है कि किस गति से हो रही है। बाकी आप हिंदी मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे तो आप बता सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ एरर जो हुआ है वहाँ पर क्या आ सकते हैं। बट मुझे जो लगता है किस गति से हो रही है, जा रही है कुछ और चीज़ बन जाती है। फिल्मी सितारों के कपड़ों की दखादखी फैशन चल पड़ते हैं और युवा वर्ग उसका अंधानुकरण करने लग जाता है या त्रुटि रहित। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है दखादखी, यहाँ पर फिल्मी सितारों के कपड़ों की देखा देखी होना चाहिए था जो मुझे लगता है। तो आप ऑप्शन बी कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें एरर है। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। आपके पास चार शब्द दिए हैं, गर्म, रोशनी, श्रृंगार और प्रायः। तो शुद्ध वर्तनी है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रायः। तो गर्म को तो हम ऐसे लिखते हैं। तो बाकी आपको मुझे बताना है आप रोशनी और श्रृंगार को कैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सुक्ति, इसका भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध शब्द चुनना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है सुक्ति। बाकी का आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका आच्छादित का उचित विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आजमाच्छादित। नेक्स्ट है आपका असमानार्थक शब्द आपको बताना। असमानार्थक शब्द यहाँ पर है ऑप्शन बी, बाज। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची ऑप्शन बी, पादप। नेक्स्ट है आपका अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ वो होता है जिसे बहुत कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो है आपका अनभिज्ञ, जो मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो, नॉलेज की कमी है, तो आपका अनभिज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है आपका परतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? परतंत्र शब्द का विलोम शब्द है आपका स्वतंत्र। तो ये था आपका हिंदी सेक्शन। आपके टोटल 32 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकें। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हु एबोलिश्ड एकता सिस्टम, एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। और जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था? वो किया था आपके इल्तुतमिश ने। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी दोनों ऑप्शन आपको साथ में ही मिल जाए, क्योंकि दोनों ही आपको पता है कहीं ना कहीं आपके गवर्नर जनरल रह चुके हैं। तो पहले बात करते हैं हम इंडिया की। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये आपके थे गवर्नर जनरल, कहाँ के? बंगाल के। आपको पता है लॉर्ड कर्जन जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के लिए। तो आप लॉर्ड कर्जन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है यानी कि प्रोटेक्शन है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका जो ऑप्शन भी, हैबिस कॉर्पस। तो आपका देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए आपके पास 5
टाइप की रिट्स होती हैं, चार तो आपको पता है, मैंडस, हैबियस, कोवरोंटो, सर्शियोरी, और एक होता है प्रोहिबिशन। या हिंदी में तो मुझे याद नहीं कि क्या कहते हैं। प्रोहिबिशन आप याद रखिएगा, मतलब रोकना। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैबियस कॉर्पस का जो हमारा मतलब होता है, या जिसे आप बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो हैबियस कॉर्पस का अगर हम देखें, टू हैव द बॉडी, थोड़ा समझ लेते हैं। इन केस मान लीजिए आपको पुलिस इलीगली डिटेन कर लेती है। डिटेन का मतलब है कि आपको जेल के अंदर डाल देती है, और आपको जेल में है, आप पे चार्जेस भी प्रूफ नहीं, अभी प्रूफ तो बाद में होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि आपके दोस्त को या जिसे भी उसे इलीगली डिटेन किया गया है, तो आपका जो कोर्ट है वो आपके रिट इशू करता है कि आप बताएं कि उस व्यक्ति को आपने किस बेस पर, किस चार्जेस पर आपने उसे बंदी बनाया है या उसे आपने जेल में डाला है। तो ये होता है, जैसे आपको मैं आप बताऊँ, हैबियस कॉर्पस का आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मुझे एंकर का नाम नहीं याद आ रहा है, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी को जब वो इलीगली ले गए थे, इलीगली तो क्या कहें, बट जो ले गए थे, जब आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले गई थी, तो मेरे हिसाब से उन्होंने हैबियस कॉर्पस ही लगाई थी। बात करते हैं आपकी मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, इसका मतलब ये होता है कि इन केस कोई भी पब्लिक जो आपका सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब आप अपनी एक रिट है जो जारी करते हैं। मान लीजिए आपको कोई सरकारी कार्यालय में काम है, आपको एक साइन चाहिए, या आपका जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इन केस आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जाकर रिट जारी करवा सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो होती है आपकी मैंडेमस। बात करते हैं आपकी सर्शियोरी। सर्शियोरी क्या होता है आपका, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड, इसमें ऐसा होता है कि ये रिट जो जारी होती है ये आपकी लोअर कोर्ट को जारी होती है। जैसे आपका हाई कोर्ट है वो, सॉरी, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को करेगा, हाई कोर्ट आपके जो उसके सबऑर्डिनेट या जिसके लोअर कोर्ट्स होंगे उनको करे। ये कब होता है, इन केस अगर आपको लगता है, कोर्ट को लगता है कि जो डिसीजन दिया गया है वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, या वो मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है, तब कोर्ट अपने पास वो उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाता है। तो ये आपको हो गया सर्शियोरी। फिर रह गया आपका एक तो आपका कोवरंट, एक है आपका मैंडेमस, तो हमने कर लिया है। फिर जो आपका प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन में क्या होता है, इन केस आपका जो, इन केस आपका कोई डिसीजन है और वो लगता है कि आपका जो है वो गलत है, तो आपको जो जजमेंट देने से पहले, इन केस कोई भी आपका जजमेंट आने वाला है, जजमेंट देने से पहले आपको, आप रिट ले सकते हैं कि वो आपका गलत है, वो आपका डिसीजन जो है वो गलत है, तब आप ले सकते हैं प्रोहिबिशन। बात करते हैं कोवरंटो की। तो इसमें क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। इन केस मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया जस्ट फॉर सेक, और वो किसी पद पर बैठा है, बाद में आपको पता चलता है कि उसकी जो डिग्रीज हैं या कुछ भी है वो फेक हैं, या उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और वो किसी भी तरीके से वहाँ लग गया, तो आप कोवरंटो वाली करवा सकते हैं कि आप किस बेस पर वहाँ बैठे हो। या मान लीजिए किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस होता है मान लीजिए, और आपने वो नहीं दिया है, और आप फिर भी इस कॉलेज में जा चुके हैं, बट वो एंट्रेंस टेस्ट था वो कंपलसरी था, बट आपने नहीं दिया है, आप फिर भी चले गए हैं, तो भी इस तरीके के वो आप रिट इशू कर सकते हैं। मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपने किस वजह से या किस बेस पर आप उस पोस्ट पर बैठे हैं। तो ये थे आपके, आपकी सारी रिट्स। तो आप याद रखें कि 5 रिट्स होती हैं। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। अगर आपके वित्तीय आपातकाल आपातकाल लगता है, तो आप कौन से आर्टिकल के थ्रू वो लगेगा, तो आर्टिकल जो 360 होता है वहाँ पर आपका यूज़ होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। जो आपका आर्टिकल 352 होता है वो आप याद रखिए। अगर
कभी भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तब आपका 352 होता है, 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड, क्योंकि देखिए भारत और चीन के बीच में कुछ ना कुछ चला ही रहता है, तो वो कौन सी लाइन है वो आपको पता है, ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन। दुरंद लाइन किस किस के बीच में, ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में, रेड क्लिफ लाइन है आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आप जरूर याद रखें। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, पाक स्ट्रेट, पाक स्टेट, आप ये याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। देखिए इसका मुझे पता नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, बिकॉज जब इसका ट्रांसलेशन किया तो कुछ अजीब सा ही आ रहा था, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और मकर करके आ गया वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये ज़रूर देख लें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, तो ये कौन सी है, लिम्पोपो। लिम्पोपो आपकी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करती है। और इक्वेटर को कौन करती है, इक्वेटर को आपकी कौन सी करती है, कॉन्गो जो रिवर है आपकी इक्वेटर को 2 बार पास करती है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। चिनुक इज चिनुक क्या है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कि पश्चिमी एशिया में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी तूफान या ट्रॉपिकल डेजर्ट स्टॉर्म इन वेस्ट एशिया। तो आप ये याद रखें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द लीडर ऑफ धामी ट्रेजेडी एजिटेटर्स। धामी त्रासदी के आंदोलनकारियों का नेता कौन था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी भागमल सोहता। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ शिवालिक हिल्स, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1500 मीटर यानी कि 1500 मीटर। कौन सा पर्वत दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है, तो यह है आपका कुंजुम दर्रा। विच रिवर वाज नोन एज पुरुषनी ड्यूरिंग वैदिक टाइम, जो आपके वैदिक काल में किस नदी को आप पुरुषनी के नाम से जानते थे, तो यह है आपका ऑप्शन सी रावी। बात करते हैं आपका ब्यास का, जो आपका वैदिक नाम था वो था आपका विपाशा। और सतलुज का था शतुद्री, शतुद्री। और बात करते चिनाब का, तो चिनाब का याद रखिएगा अस्किनी। नेक्स्ट है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हल कॉपर माइंस आर लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तांबे की खदानें स्थित हैं, हुल, तो ये है आपकी ऑप्शन सी चंबा। इन विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो आपका आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पब्बर। टेनिस प्लेयर राफेल नडाल बिलोंग टू विच नेशन, आपको पता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है सॉरी, और ये 21वां इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये किस देश के रहने वाले हैं, तो मैंने आपसे कहा भी था कि आपको इनकी नेशनैलिटी पता होनी चाहिए, तो ये है आपके स्पेन के। अब आपसे और भी पूछ लिए जाते हैं, जो आपके रॉजर फेडरर हैं, रॉजर फेडरर हैं वो आपके हैं स्विट्जरलैंड के। नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच जो है देखिए इस बार नहीं खेल पाए बिकॉज उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी कोविड की, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया से ही वापस जाना पड़ा, वो है आपके सर्बिया के। तो आप ये ज़रूर याद रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का फाउंडर कौन है, टिम्स बर्नली। बिल गेट्स आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ईमेल का आपसे पूछ लिया जाए तो रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन जो है आपके वो किसके हैं, वो हैं आपके ईमेल के, ये आप ज़रूर याद रखें। देखिए ये क्वेश्चन थे आपके जनरल नॉलेज की, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका साइंस का और मैथ्स का पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट 49th, पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो किस में यूज होता है, वो आपका होता है आपके फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक में। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो आपके उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में आप किसी उपयोग कर सकते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका सोडियम बेंजोएट। द मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज, पानी में सबसे जहरीला प्रदूषक कौन सा है, आप सभी को पता है आर्सेनिक है। और समटाइम आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
तो अगर आपका जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने सुना होगा, वो किससे होता है? अगर आपके पानी में जो है वो नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम सिंड्रोम होता है। एक होता है मीनामाटा। मीनामाटा डिजीज़ किस वजह से होता है? जब आपकी पानी में या आप मरकरी ज़्यादा इनहेल करते हैं तो आपका मीनामाटा डिजीज़ होता है। कैक्टस इज रेफर टू एज, कैक्टस क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट होते हैं, मीसो या जीरो या एपिफाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीरो फाइट्स। लॉन्गेस्ट फाइबर आर फाउंड इन, लॉन्गेस्ट फाइबर आपकी किस में होते हैं? लॉन्गेस्ट फाइबर होता है आपकी ऑप्शन ए, जूट में। ग्रीन, नेक्स्ट है आपका ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड विद विच क्रॉप? तो ग्रीन ईयर डिजीज है वो होता है आपका बाजरा में, तो आप ये ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो ब्लड बट रिस्पायर्स, मतलब किस में रक्त नहीं होता लेकिन वो फिर भी श्वसन लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रा। हेयर ऑफ शेविंग ब्रश, जो ये शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं वो जब ब्रश को पानी से हटा दिया जाता है तो किसके कारण होता है? वो होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन को हम क्या कहते हैं? अ, सतह तनाव। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन का मतलब होगा घर्षण, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अ फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, विद्युत परिपथ में आप फ्यूज किसके लिए प्रयोग करते हैं? ताकि ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब आपके सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे तो ही आप फ्यूज को यूज़ करते हैं। आपको मुझे बताना जो फ्यूज वायर होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है आपका द डिवाइस विच इज यूज, डिवाइस विच टेल द इट शोज द ट्रूथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज एग्जामिन्ड, वह यंत्र जिसके द्वारा मनुष्य के सत्य की जांच की जाती है, आपने देखा भी होगा, उसे कहते हैं हम, जैसे जिसे हम कहते हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट, उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। फोटोमीटर होता है जो आपके लाइट को मेजर करने में यूज़ होता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको मेजर करने में। यहाँ पर टोकोमीटर की जगह शायद टेकोमीटर होना चाहिए। टेकोमीटर जो होता है आपका जो रेवोल्यूशंस को फाइंड आउट करने में यूज़ होता है। सिस्मोग्राफ आपको पता है जो आपकी अर्थक्वेक के मेजरमेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स के, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो पाइप हैं ए और बी, और वो एक टैंक को, जो पाइप ए है वो 24 मिनट में फिल कर देती है, भर देती है, और दूसरी 32 मिनट में। यदि अगर आप दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें और आपको बताना है कि कितने समय बाद आपने बी की जो बी पाइप है उसको बंद किया होगा ताकि आपकी जो टंकी है वो 18 मिनट में भर जाए। देखिए क्वेश्चन आपका ये पाइप एंड सिस्टम्स का है, बट यहाँ पर आप इसे टाइम एंड वर्क वाली थोड़ी टेक्निक से भी कर सकते हैं। हमारे पास देखिए पहले ऑप्शन है 8, 10, 12, 14, तो हम ऑप्शन से ही इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, जो आपका 24 और 32 है इसका मैंने एलसीएम लिया। तो आपका जो 24 एंड जो 32 है उसका एलसीएम कितना आता है? इसका जो हमारा एलसीएम आता है वो आता है आपका 96। मतलब टोटल हम ये मान सकते हैं कि जो उसमें वर्क है जो दोनों करती हैं आपकी पाइप्स उसको फिल करने में, वो कितना या क्वांटिटी आप कह सकते हैं, तो 96 है टोटल। तो यहाँ से जो आपका ए है वो कितना करती है पर मिनट? वो करती है 4 यूनिट वर्क, और जो ये है वो करती है आपका 3 यूनिट वर्क। और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 1 मिनट में कितना करते हैं? 4 + 3 7 पर यूनिट पर मिनट टाइम। तो 1 मिनट में 7 यूनिट काम करते हैं। तो हमें करना है टोटल 96। और हमसे ये भी कहा गया है कि ये बता दिया गया कि आपने जो टैंक फिल किया है वो आपने 18 मिनट में किया है। तो आपको बताना है कि जब 18 मिनट में फिल किया तो जो बी था आपने उसे कब बंद किया होगा कि तब उसने अकेले ही ए ने उसे पूरा फिल किया होगा। तो हमें पता चल चुका है कि जो टोटल वर्क है वो है आपका 96, और जो ये दोनों 1 मिनट में करते हैं वो कितना है? वो है आपका 7 यूनिट ऑफ वर्क। तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कि 18 मिनट तक तो ए ने काम किया होगा। 18 यूनिट तक अगर ए ने काम किया है तो ए कितना काम करता है? टोटल ए करता है आपका 4, ठीक है। तो 18 चौके कितना हो गया? 72।
मतलब अगर इसने 18 मिनट तक तो ए ने काम किया ही किया, आपको पता है, तो ये आपने इसने टोटल 72 यूनिट काम किया होगा। बट आपको पता है कि आपके बी ने भी काम किया, तो रेस्ट जो काम था वो किसने किया होगा, वो किया होगा बी ने। तो अगर आप 96 में से 72 घटा दें तो आपके पास कितना आता है, ये आएगा आपके पास 24। और 24 को देखिए, 24 काम किसने किया है, 24 काम किया है आपके बी ने। और आपको पता है पर मिनट कितना वो काम करता है, पर मिनट वो काम करता है 3। तो आपको पता है कि जो टोटल जो काम किया बी ने वो कितनी देर किया, वो किया आपके 8 मिनट। तो देखिए मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैंने क्वेश्चन कैसे किया। मैंने कुछ नहीं किया, 24 और 32 का मैंने एलसीएम लिया, कितना है आपके पास, एलसीएम आ गया आपके पास 96। मतलब आपको टोटल जो काम करना है वो 96 करना है, ठीक है, यूनिट आप कह सकते हैं। तो ए का जो काम है वो पर मिनट कितना है 4, मैंने से 96 को 24 से भाग दे दिया। 32 को मैंने सॉरी 96 को 32 से भाग दिया तो कितना आया 3। तो जब अगर ये साथ में काम करते हैं तो ये 7 यूनिट काम करते हैं 1 मिनट में। और आपको पता है कि जो टैंक है वो 18 मिनट में फिल कर दिया गया था। और वो फिल किसने किया है, वो फिल किया है जब आपकी ए और बी ने कुछ देर के लिए काम किया और ए ने तो लास्ट तक काम किया। मतलब तो ए ने लास्ट तक कितना काम किया होगा, 4 के हिसाब से 18 चौके 72। अब आपने कुछ नहीं करना, टोटल में से आपने कितने किया, 72 घटा दी तो आपके पास बचा 24। तो 24 को कुछ नहीं किया हमने, 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बी ने भी तो काम किया था, तो ये 8 मिनट। तो ये आपके जो शुरू में उन्होंने काम किया था, तो ऑप्शन ए आपका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास एक सर्कुलर व्हील है, यानी कि वृत्ताकार पहिया है, जिसकी आपको त्रिज्या दी गई 7/4 मीटर। आपको 11 किलोमीटर करने में कितने चक्कर लगेंगे। तो सीधा निकल जाए एन, हमने मान लिया कि जितना उसे चक्कर काटने पड़ेंगे। डिस्टेंस कितना है आपके पास, 11,000 मीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये आपको पता फॉर्मूला होता है वृत्त का। तो यहाँ से अगर आप 11,000 को 2 × पाई की वैल्यू बाई 7, और आर कितना है आपके पास, आर है आपके पास 7/4। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से आपका ये आ गया 2 और 2 से आपने 22 को कैंसिल कर दिया 11। तो 11,000/11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 1,000। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आपको अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं आपके पास जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, तो जो हमारा इसका आयतन होगा या वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना, 2/3 इंटू पाई आपने लिया 20/7। आर की वैल्यू आपको दी गई 21 × 21 × 21। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसल आउट होके जो सॉल्व करके आएगा 44 × 21 × 21, दो जो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 19,404। अगर आप बात करते हैं हमारे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, 2 × पाई की वैल्यू तो आपको पता है पाई/7 होती है, आर की वैल्यू आपको पता है 21 × 21। आपको से सॉल्व कर लेना है, तो जो ये आएगा आपके पास आएगा 2775 के अराउंड ये आपके पास आएगा। फिर जब आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक तो ये आपके पास होगा और ये होगा आपके पास, तो ये आपके पास हो जाता है टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जब आप इसे देखिए, आप भी खुद कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4158। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेनी है और सॉल्व कर लेना है। आई होप ये आपको आता है। इनकेस आपको नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28। आपको 900 से कम ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपके 8 से 12 से और 28 से भी भाग हो जाए। देखिए करने को तो आप डायरेक्ट भी इन्हें भाग कर सकते हैं, जो सभी से भाग हो जाए,
लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन डी होगा तो आपको पहले इन सभी को कितनी बार, 9 बार भाग करके देखना होगा, जो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तो आपने क्या करना है, 8, 12 और 28 का आपने एलसीएम लिया, जो कितना आया, वो आता है आपके पास 168। ठीक है, जब आपके पास एलसीएम आया तो वन ने क्या कहा कि आपको 900 से कम नंबर चाहिए, तो 168 को मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना था, 8 पंजे 40, 16 पंजे 80 और 4 84, यही आपका राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्यों। देखिए, जो जब आपके पास एलसीएम कितना है 168, जो इसके मल्टीपल हो गए, जो इसके गुणज हो गए, वो आपके 8 से भी भाग करेंगे, 12 से भी भाग होंगे और 28 से भी भाग होंगे। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको 1320 रुपये को 7 पुरुषों में, 11 महिलाओं में और 5 बॉयज़ में आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर महिलाएं आएंगा तो आप चेक कर लीजिए। और एक जो आपकी औरत है या महिला है, वो 3 लड़कों के बराबर कमाती है, या उसका जो आएगा। और जो एक मैन है वो एक औरत और जो आपके एक लड़का है उसके बराबर है। तो आपको बताना है कि कितना वो पैसा रिसीव करेंगे प्रति व्यक्ति। तो हम क्या करते हैं, इनका जो हम थोड़ा कन्वर्जन कर लेते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं। जो एक मैन है, इन्होंने कहा वो आपका एक औरत के और एक लड़के के बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया, सीखा आपने। जो आपकी एक औरत है वो आपके 3 बॉयज़ के बराबर है। तो यहाँ से आपका एक मैन की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि मैं एक वुमेन की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, 3 बॉयज़ प्लस 1 बॉयज़ इक्वल टू 4 बॉयज़। तो यहाँ पर एक जो मर्द है या पुरुष है वो आपके 4 बॉयज़ के बराबर है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके पास पूछा गया कि 7 जो हमारे मैन है या पुरुष हैं, 11 आपकी महिलाएं हैं और 5 जो बॉयज़ हैं उनके बीच में आपको डिवीजन करना है। तो आपको पता है जो 7 मैन है, ठीक है, वो आपके कितने के बराबर है, वो बनता है आपके 28 बॉयज़ के बराबर है, क्योंकि आपको पता एक मैन 4 बॉयज़ के बराबर है। और बात करते हैं हमारी जो एक औरत है वो कितने बॉयज़ के बराबर है, 3 के। तो 11 3 33 हमने इसे, और बाकी जो ये आपका है बॉयज़, तो आपके बॉयज़ ही रहेंगे। तो अब सारा जो डेटा है आपका वो एक ही उसमें आ चुका है, बॉयज़ की रेशियो में, 28 33 और 5, 28 33 और 5। तो अब आपको 1320 रुपयों को डिवाइड करना है 7 मैन में। तो अब हम क्या करते हैं, 1320 मल्टीप्लाई बाय, और जो आपके अब ये पुरुषों की बॉयज़ की हैं, जो मतलब मैन की ही हैं, तो कितना है आपका 28, और टोटल कितना बनेगा 33 5, 38 एंड 28 कितना बनेगा 66। 66 से आपका जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 20, और 28 और 20 को करेगा 58 इंटू 2, ये आ गया आपके पास 56। तो आपके पास कितना आया 560, मतलब 560। ये था आपका 7 मैन का था। तो बॉयज़ में रेशियो पर आपको पता वो मैन की ही थी एक तरीके से। तो यहाँ से एक मैन का पैसा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसे कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाय 7, तो ये चला जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एक के पास 80 रुपीज़ आए, एक मैन के पास कितने आए 80 रुपीज़। और आपको ये भी पता था कि जो आपका एक मैन है वो आपके 4 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, और आपको एक मैन को कितने पैसे मिले हैं 80, तो बॉयज़ को, एक बॉय को कितने मिलेंगे 80 डिवाइडेड बाय 4, 20। ठीक है, तो एक बॉय को कितने मिल गए 20। और आपको पता था जो एक विमेन है वो आपकी, एक वुमन है वो आपकी 3 बॉयज़ के इक्वल है। तो वुमन का कितना आ जाएगा, औरत का 20 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 60। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास कहाँ गया, आपका 80 एंड यहाँ पर जो आंसर आएगा 80, 20 एंड 60। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है शायद, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 80, 80 और 60, सॉरी 80, 20 एंड 60, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा।
जो प्रति व्यक्ति उन्हें मिलेंगे, 80, 20 एंड 60। नेक्स्ट है आपके पास रेशो दी गई है, आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी। तो आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप ए रेशो बी रेशो सी लिख दीजिए। ए की वैल्यू आपके पास 3:4 और बी सी की वैल्यू आपके पास 8:9। आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 24, इसे इसे इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 और इसे इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 36। तो अगर आप इसे देखें तो ये जाएगा आपका 4 पर, 6 चौका 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर, 6:8:9। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर जो सीरीज है, स्टार्टिंग सीरीज 2 3 3 5 10 और इट गोज ऑन। तो देखिए आपको 2 से 3 बनाना है, तो आप 2 से 3 इस तरीके से बना सकते हैं। 2 + 1 3, 3 × 1 = 3। फिर 3 से आपको 5 बनाना, तो कैसे बना सकते हैं आप, 3 + 2 = 5। फिर आपको 5 से 10 बनाना, 5 × 2 = 10। फिर आपको 10 से 13 बनाना, 10 + 3 13। फिर 13 से आप 3 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 39। मतलब यहाँ पर आपने पहले 1 से ऐड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 2 से ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से ऐड किया, 3 ऐड किया और 3 मल्टीप्लाई किया। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 39। इजी क्वेश्चन था, बट समटाइम स्टेटमेंट देखकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। और जितना मुझे लगता है, देखिए आपने बहुत मॉक टेस्ट दे चुके हैं आप, मेरे चैनल पे भी 6 मॉक चल रहा है, बाकी आपने बहुत दिए होंगे, तो आपकी रीजनिंग जो है बहुत अच्छी हो गई होगी। और मैं सोचता हूँ कि मानता भी हूँ कि आपकी जो रीजनिंग है उसमें आप 60 में से एटलीस्ट 14 to 15 मार्क्स तो मिनिमम लेकर ही आएंगे। तो आइए देखते हैं आपकी नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर सीरीज बतानी है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए आपका फर्स्ट जो आपके लेटर है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे लेटर है ए बी डी, देन यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर जो लास्ट है आपका के। तो ए से बी में जाने के लिए आपने एक ऐड किया, बी से डी गए तो आपने 2 ऐड किए, फिर आगे पता नहीं तो हम मान लीजिए 1 2, तो यहाँ पर होपफुली 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप डी में 3 ऐड करेंगे EFG, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि G आ जाएगा। और जब मैं G में 4 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, HIJK। G में मैंने जब ऐड किया तो पैटर्न बन रहा है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका वर्ड हो गया वो हो गया आपका G। फिर बात करते हैं, अगर आप इसी तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, तो अब आपको दूसरा जो वर्ड है वो आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो अभी हम उसे देखते हैं। तो आपका जो दूसरा वर्ड है वो है आपका, सॉरी लेटर है YVR और आपका G। तो आपने क्या किया, अगर आप Y में से -3 करते हैं, मतलब आप रिवर्स चलते हैं तो आप V पर पहुंचते हैं। V में से जब आप -4 करेंगे तो आप R पे पहुंचते हैं। आप उल्टा चलेंगे, -5 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है M। और M से आप -6 करेंगे तो आपके पास आता है G। तो आपके पास सॉरी, जो आपके पास आता है, यहाँ पर M आ चुका है और आपके पास जो एंड में तो G ही था। तो आपका ये सेकंड भी हो गया, एक हो गया आपके पास G और फिर आपके पास हो गया M। तो आपको थर्ड लेटर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी GMJ। तो आपको कुछ नहीं करना था, फर्स्ट में आपने पहले ऐड किया 1 1, फिर आपने -3 -4 -5 और -6 किया। जो आपका सेकंड वर्ड था YVRR G, बाकी आपको, और जो आपके लास्ट के हैं, जैसे आपका D हो गया, आपका F हो गया, H हो गया, J हो गया, L, इसमें आपको कुछ नहीं करना, +2 ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, पॉ कैट हूफ। तो यहाँ पर ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए,
बट हिंदी का भी अपना ही मजा है। पंजा, बिल्ली का पंजा। खुर किसके होंगे? घोड़े के होंगे, शेर के होंगे, मेमने के होंगे, या हाथी के? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्स का। मतलब ये आपके जो फुट मार्क होते हैं, या मतलब जिस जो पैरों के निशान होते हैं, तो बिल्ली का क्या होता है? पंजा। खुर तो आपको पता ही है, आपका हॉर्स का है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अमेंडमेंट एज बुक इज टू। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिलेशन है अमेंडमेंट से। तो बुक क्या है? तो देखिए, ये होता है कि जो आप चेंजेस करते हैं, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप चेंज करते हैं उसे कहते हैं अमेंडमेंट, बट जो आप बुक में चेंज करते हैं उसे कहते हैं इराटा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यानी कि शुद्धि पत्र। ये आप देखिए हिंदी में देखिए, संविधान में संशोधित करना है, क्योंकि पुस्तक क्या है, देखिए हिंदी में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट की है, तो वो कई बार हिंदी ऐसे ही कर देता है ट्रांसलेट। तो संविधान में संशोधन करना जिस तरीके से रिलेट है, वही पुस्तक में क्या है? शुद्धि पत्र। अब आपके पास क्वेश्चन है 5:35। तो आपको बताना है इनमें से इसमें कौन सा मैच करता है। तो अगर आप देखें तो 5:35 से आपने ऐसे किया होगा, ऐसे ही बना 5 से 35। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर बन सकता है? यहाँ पर आपका आंसर बन सकता है 7 × 11 = 77। क्यों? आपका जो ये नंबर है, ये जो नंबर है आपका, आपने उसके आगे का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से भाग होती है या फिर खुद से भाग होती है, तो यहाँ पर भी 7 के बाद आपकी प्राइम नंबर क्या आएगा? अभाज्य संख्या क्या आएगी? 11। तो 7 को आपने 11 से किया, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेन कोड। टेलीफोन को आपने इस कोड वर्ड में लिख दिया, आपको एलिगेटर को किस कोड में लिखना है आपको वो बताना है, तो क्या कोड होगा? अगर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। टेलीफोन को आपने कुछ नहीं किया है, जो उसके लेटर से आपने उसे उल्टा कर दिया। देखिए TTEEL, ठीक है। तो आप एलिगेटर को कैसे लिखेंगे? एलिगेटर को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रोटा गिला, ROTAGIL है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आप बुक को वॉच कहते हैं, वॉच को बैग, तो सीधा ही क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच इज़ यूज टू कैरी। बुक्स को आप कैरी किससे करते हैं? बुक्स को आप कैरी करते हैं बैग से, थैले से। तो अब देखिए, बैग को क्या कहा है? वॉच इज कॉल्ड बैग एंड बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो आंसर मिल गया। तो आंसर क्या है आपका? वो है आपका ऑप्शन ए डिक्शनरी। देखिए, आपको क्वेश्चन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट देखिए ये मौक उन लोगों के लिए भी है जो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। आपके पास एडवांटेज है कि आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटे एग्ज़ाम है आपसे, कोई आप बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जहाँ पर आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, और वो भी एक अच्छे लेवल के। तो अननेसेसरीली आप हार्ड क्वेश्चन ना करें। हाँ, अगर आपको शौक है तो आप कर सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना है डिक्शनरी के हिसाब से, और आपको बताना है कि जो सेकंड नंबर पर आपका ये वर्ड आएगा। तो आपके पास यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, तो आपको बताना है डिक्शनरी के हिसाब से सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए, आप इन्हें खुद क्रमबद्ध तरीके में लगा सकते हैं, बट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। एंथुजियाज्म जो है आपका, वो सेकंड नंबर पर आएगा। डिक्शनरी आप सभी को आती है, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास यहाँ पर आपकी इंग्लिश की जो पूरी सीरीज़ दी गई है, तो आपको यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, इन क्वेश्चंस को बहुत बहुत केयरफुली आप पढ़ें। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट जो स्टेटमेंट है वो आपको तो ना कंफ्यूज कर देगी, आप गलत करके आएंगे। मैंने तो इसमें ऑप्शन ऐसा फ्रेम नहीं किए हैं कि जिससे आप गलत क्वेश्चन भी कर पाएँ। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको जो 18वां लेटर है फ्रॉम द राइट एंड, उसका आपको 7वां राइट बताना है, कि जो आपका वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 7वां कौन सा अक्षर है। तो राइट हैंड हुआ आपका ये, और लेफ्ट हैंड हुआ ये। अब हम गलती ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से
चल सकते कि हमने राइट साइड को जाना है, नहीं, आपको राइट हैंड से ही या राइट हैंड से स्टार्ट करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो 18वां अक्षर कौन सा होगा, आपको पता है 26 हमारे जो लेटर होते हैं, तो एच का जो होता है वो होता है 8। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इसे मार्क कर लिया। तो मेरे पास जो वो 18वें नंबर पर जो लेटर होगा वो होगा आपका आई। आई का आपको अब सातवें में सातवां जो राइट साइड पे होगा वो देखना है, 7th टू राइट। तो अब देखिए आई से अगर आप करते हैं JKLMNO 6 हो गए और पी, तो इसका जो राइट आंसर होगा पी। पी इसका करेक्ट आंसर है। होपफुली आपको समझ आया। आपने कुछ नहीं किया, राइट हैंड से आपने 18 लेटर का देखा कौन सा 18th लेटर था आपका आई, और आई का आपको 7th बताना था राइट, यानी कि दाएं तरफ, तो वो है आपका पी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी, पी। यही आपके पास अभी स्टेटमेंट है, आपको बताना है यदि उपरोक्त वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो ओ के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। अब आपने क्या किया, इसे रिवर्स लिख दिया और आपको बताना है कि जो ओ है, ठीक है, उसका जो राइट साइड पे 8वां लेटर कौन सा होगा। ये आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी है। आपको कुछ नहीं, आपको सारी जो आपकी है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा और आपको देखना होगा। मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूँ, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, जी। नेक्स्ट है आपके पास द वर्ड विच कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आप इस वर्ड से कम्युनिकेशन से जो शब्द नहीं बना सकते हैं वो क्या है आपका। तो इसके देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इवन की क्लर्क के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सीधी सी देखना आपने जो इसमें वर्ड नहीं है और जो आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ पर एम नहीं था इसमें, सॉरी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए मैंने भी मिस्टेक कर दी फास्ट फास्ट में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ, यहाँ पर देखिए म्यूजिक ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपका एस नहीं आता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूजिक। नेक्स्ट है आपका आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। यदि महीने की 7वीं तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो शुक्रवार से यानी कि फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या होता है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, और ये आपका 7वां दिन है, 7 तारीख है आज, और आज क्या बार है, आज या कौन सा डे है, वो है आपका उससे 3 दिन पहले, वो है आपका ट्यूसडे। तो अगर ट्यूसडे है 7 तारीख पे, तो 14 तारीख को क्या होगा आपका, तो भी ट्यूसडे ही होगा, क्योंकि आपका एक वीक हो गया, 7 दिन हो गए। तो 14 तारीख को आपका ट्यूसडे है। तो 19 तारीख को आपका क्या होगा, गिनिए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपके पास कितने हुए, 14 और 5 19। तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, संडे यानी कि रविवार। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि पॉइंटिंग टू कपिल शिल्पा सेट, मतलब कपिल की तरफ पॉइंट करके या देखकर शिल्पा कहती कि हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। कपिल और शिल्पा का आपको रिलेशन बताना है। हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मुझे भी थोड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि मुझे जनरली ही रिश्तों का थोड़ा समझ नहीं आता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हिज पॉइंटिंग टू कपिल, कपिल के शिल्पा कहती हिज मदर्स ब्रदर, उसकी जो मदर है उसके जो ब्रदर है, मतलब जो कपिल के मदर का ब्रदर क्या लगे, जो कपिल की जो मम्मी है उसके मम्मी के भाई क्या लगते हैं हमारे, वो लगते हैं हमारे मामा। ठीक है, और आपको बताना है कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, और जो वही उसके जो मामा है वही आपके जो शिल्पा है, शिल्पा के वो
बेटे के बाप भी हैं, मतलब जो शिल्पा हुई वो शिल्पा और जो आपके जो मामा है वो क्या है, आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो इस तरीके से आपकी जो शिल्पा है वो क्या लगी, वो लगी आपकी मामी। तो आपका जो कपिल है उसकी अपनी मामी के साथ क्या रिलेशन बनेगा, वो बनेगा आपका नेफ्यू का। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप बेटर मुझसे समझ सकते हैं, मुझे इतना समझ नहीं आते बट मैंने कोशिश की है और ये काफ़ी हद तक शायद आपको समझ भी आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन मोहन से लंबा है लेकिन देखिए इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। रोहन मोहन से लंबा है, मैंने ये लिख दिया रोहन, ये लिख दिया मोहन, लेकिन सोहन जितना लंबा नहीं है। रोहन सोहन जितना लंबा नहीं है, तो यहाँ पर सोहन मैंने यहाँ पर लिख दिया। सुमेश रोहन से छोटा है, यहाँ पर मैंने सुमेश लिख दिया। अब देखिए जो ये सुमेश है यहाँ पर भी आ सकता है, और अब ये नहीं मुझे पता कि ये मोहन से छोटा है या बड़ा है, देखते हैं। लेकिन फरहान से लंबा है, तो अब यहाँ पर या तो फरहान यहाँ पर आएगा या फरहान यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपको बताना था कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर कांट बी डिटर्मिन्ड, आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ये दो है, एक तो फरहान के हमें कोई पता नहीं है कि किससे छोटा किससे बड़ा है, और जो सुमेश है ये तो बता दी कि रोहन से छोटा, बट ये नहीं बताया कि ये मोहन से वो आपका बड़ा है छोटा है। तो ये आपका ऑप्शन ई कांट बी डिटरमिन्ड, आप इसे नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर ए आपका साउथ टू बी सी एंड ईस्ट टू बी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। साउथ तो आपको पता है दक्षिण, ए अगर आपका दक्षिण में है और बी एंड दक्षिण ऑफ बी एंड सी इज द पूर्व ऑफ बी, तो आपको ए और ए की रिस्पेक्ट ए की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सी बतानी है। आप क्या कर सकते हैं, हम सीधा बना लेते हैं, ये आपका पूर्व सॉरी उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपका पूर्व। तो अब आपसे क्या कहा है, ए इज द साउथ ऑफ बी, ए इज टू द साउथ ऑफ बी। जो आपका बी है उसके साउथ में कौन है, उसके दक्षिण में कौन है, ए है। यही तो लिखा है कि ए इज टू द साउथ ऑफ बी, मतलब ए आपका बी के साउथ में है। तो देखिए यहाँ पर इसका साउथ तो यही हुआ, और सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी इसके ईस्ट में है, यहाँ पर ये डायरेक्शन आप देख लीजिए। अब आपको बताना है कि जो ए का आपकी जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू सी वो क्या है। तो आपकी जो ए की वो होगी वो क्या है, तो क्या है वो आपकी, अगर आप इस तरीके से देखें तो वो बनती है आपकी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका साउथ वेस्ट, आपका ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर है। होपफुली आपको ये समझ आपको ए और सी की बतानी थी, तो ए और सी की जो आपकी बनती है वो इस तरीके से बनती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट उससे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट है आपकी 12 + 6 डिवीजन 3 - 2 इंटू 8 इक्वल्स टू इज। तो आपको देखिए प्लस की जगह क्या करना है, प्लस की जगह यहाँ लिखा है प्लस मीन्स डिवीजन, तो आपने डिवीजन लिख दिया। डिवीजन मीन्स माइनस, और माइनस मीन्स गुना, ठीक है। एंड गुना मीन्स प्लस। तो आपका क्या आंसर आएगा, देखिए सबसे पहले आप भाग किया तो यहाँ पर आया 2, और ये आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा +8। 2 और 8 10, और 10 में से आप जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 4। तो देखिए ये था आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी मेहनत लग रही है इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें। आपकी फीडबैक सजेशन है आप उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इन केस आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बी कॉन्फिडेंट। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।